गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन 8 मुगल साम्राज्य, किसान, जमींदार और राज्य। इस पाठ का लघु सारांश हम पढ़ेंगे, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। मुगल काल में कुल जनसंख्या लगभग 85% से अधिक जो लोग थे वो गांवों में रहते थे। गांवों की अर्थव्यवस्था का केंद्र जो थी, यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था, आर्थिक इनकम के सोर्सेज थे वो कृषि ही थी। छोटे से छोटे कृषक और खेतीहर मजदूर से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति का संबंध कृषि से था, यानी कि प्रत्येक समाज के जितने भी वर्ग के लोग थे वो कृषि से जुड़े थे। समाज के सभी वर्ग कृषि उत्पादन में अपना अपना हिस्सा अपने अपने ढंग से लेते थे। इस उत्पादन के बंटवारे में समाज ने विभिन्न वर्गों का सहयोग, टकराव, प्रतिस्पर्धा साथ साथ चलती रहती थी, यानी कि जो भी समाज के विभिन्न वर्ग थे उनमें होड़ लगी रहती थी कृषि उत्पादन कार्यों को लेकर। इन्हीं रिश्ते और परिस्थितियों के बीच ग्रामीण समाज की संरचना बनती थी। मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था। भूमि से जो टैक्स मिलता था वो उनकी इनकम का सोर्स होता था। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से एकत्रित किया जाता था, यानी कि जो भी राजा या वो जो भी लोग होते थे वे अपने इस टैक्स को लेने के लिए उन्होंने वो अपॉइंट कर रखे थे जो लोग थे, जैसे कि उन्हें ओहदा दिया गया था जिनको टैक्स वसूलने के लिए रखा गया था। एक पोस्ट थी जो कि वही व्यक्ति जो है भू राजस्व को एकत्रित करेगा और फिर उसे राजा के पास एकत्रित करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। इस राजस्व के लिए एकत्रित करने में यह आवश्यक था कि ग्रामीण राज्यों पर नियंत्रण रखा जाए। मुगल शासकों ने भू राजस्व को एकत्रित करने के लिए जींस तथा के साथ साथ मुद्रा नीति को भी अपनाया। इस काल में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ नकदी और वाणिज्य फसलें भी उगाई जाती थीं। इस प्रक्रिया के चलते हुए व्यापार, मुद्रा व बाजार का संबंध गांवों से हो गया। इसी कारण गांव भी अब अलग अलग न रहकर शहर से जुड़ गए थे। मुगल काल का आर्थिक इतिहास जानने के लिए एक मुख्य साधन है आईने अकबरी। यह स्रोत हमें बताता है कि राज्य का कृषक जमींदारों के बारे में कैसा दृष्टिकोण था। जो राज्य है वो कृषि के बारे में क्या सोच रखता था और उसके किसानों के बारे में, और जो जमींदार लोग जो टैक्स जो राजस्व एकत्रित करके राजा को जमा कराते थे वो जमींदार, उनका दृष्टिकोण कैसा था। इसके अतिरिक्त और भी स्रोत हैं जो कि हमें आर्थिक पक्ष की जानकारी देते हैं। इन स्रोतों का प्रयोग 16वीं व 17वीं शताब्दी के आर्थिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि स्पष्ट है कि मुगल काल में भी भारत एक कृषि प्रधान देश था, जो कि आज भी है। उस समय लोग आज की तुलना में कृषि पर अधिक निर्भर थे। ये लोग वर्ष भर खेती के कार्यों में लगे रहते थे। जमीन की जुताई, बिजाई, कटाई और अनुरूप उनकी दिनचर्या उनकी जुड़ी रहती थी इन्हीं कार्यों में। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत में कृषक व कृषि व्यवस्था की प्रणाली एक जैसी नहीं थी। मैदानी क्षेत्रों में बड़े खेत थे तथा इसके उत्पादन कार्यों में इनमें उत्पादन बड़े स्तर पर होता था, यानी कि जो बड़े बड़े खेत होते थे पहले, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बाद में आया और बड़े बड़े मैदान खेत होते थे, तो उससे जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर होता था, काफ़ी बड़ी स्केल पर होता था। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे खेत व उत्पादन भी सीमित था। इस तरह पठारी व मरुस्थल क्षेत्र की स्थिति अन्य स्थितियों से भिन्न थी। भारत के बहुत सारे बड़े हिस्से जंगल भी थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली पूरी तरह भिन्न थी। इस तरह से पूरे भारत
में कृषक और कृषि के संबंध में एक जैसे निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। यानी कि भारत के बारे में अगर अलग अलग जगहों का अलग अलग मतलब कंक्लूज़न निकालें तो ये संभव नहीं है कि एक जैसा हो। यानी कि मरुस्थलीय पठारी और मरुस्थलों वाले क्षेत्रों में अलग तरह का कृषि का उत्पादन होगा, और जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है उनका उत्पादन क्षेत्र जो है, उत्पादन जो स्तर है वो अलग होगा, और जो बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र हैं उनका उत्पादन अलग होगा। तो हर तरीके की कृषि वहाँ होती थी और उसका उत्पादन स्तर जो है वो अलग अलग होता था। मुगल काल में कृषि के लिए मोटे तौर पर रैयत और मुजारियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। कई स्थानों पर हमें कृषक के लिए किसान व आसामी शब्द मिलते हैं। रैयत मतलब जो प्रजा होती थी वो रैयत कहलाते थे। 17वीं शताब्दी के स्रोतों में खुद काश्त व पाही काश्त आदि शब्दों का प्रयोग कृषि के लिए मिलता था। यह शब्द उनकी प्रकृति में अंतर को स्पष्ट करता है। कहीं कहीं यह विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई अंतर के कारण है। कृषि संबंधी इन पक्षों की एक विशेष बात यह थी कि मुगल शासन में जोत काफ़ी बड़ी होती थी। कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य तथा कृषकों द्वारा लगातार कार्य किए गए थे। जोत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो जुताई का क्षेत्र था उसको बढ़ाने के लिए नई फसलों का आगमन का परिणाम यह रहा कि अकाल व भूखमरी की स्थिति पहले से कम हुई। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनसंख्या पर पड़ा। 1600 से 1700 तक भारत की जनसंख्या में लगभग 5 करोड़ की वृद्धि हुई तथा आगामी 100 वर्षों में यह संख्या और बढ़ी। यानी कि जिस प्रकार से कृषि कार्य बढ़े और जिससे उत्पादन बढ़ा, और उस उत्पादन से भुखमरी की स्थिति थी तो पहले होती थी, पर जब खाद्य सुरक्षा पूरी तरह होती थी तो भुखमरी की स्थिति कम होती चली गई, जिससे जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ा। जनसंख्या वृद्धि होती चली गई। स्रोतों के अनुमान के अनुसार 16वीं व 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या में लगभग 33% वृद्धि हुई। इस जनसंख्या वृद्धि ने कृषि उत्पादन भी बढ़ा, क्योंकि कृषि पर काम करने वाले लोग भी बढ़े। कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। गाँव में व्यवस्था का संचालन पंचायत करती थी। गाँव में प्राय कई जातियाँ होती थी। प्रत्येक जाति की अपनी एक पंचायत होती थी। ये जातियाँ पंचायत गांव की परिधि से बाहर भी महत्व रखती थी। यानी कि पंचायत से बाहर भी गांव में इनका अच्छा महत्व होता था। इनका अस्तित्व क्षेत्रीय आधार पर होता था। ये बहुत शक्तिशाली होती थी ग्राम पंचायतें। ये पंचायतें अपनी जाति बिरादरी के झगड़ों का निपटारा करती थीं। जातीय परंपरा व बंधनों व दृष्टिकोण से ये ग्रामीण पंचायतों की तुलना में अधिक कठोर होती थी। दीवानी झगड़ों का निपटारा, शादियों के जातिगत मानदंड, कर्मकांडीय गतिविधियों का आयोजन तथा अपने व्यवसाय को मजबूत करना इनके मुख्य काम थे। व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ये पंचायतें जाति से बाहर कर देती थी। सामाजिक अस्तित्व की दृष्टि से उनका दंड बहुत कठोर होता था, क्योंकि उनके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, व्यवसाय और वैवाहिक संबंधों आदि से भी कट जाता था। यानी कि उन्हें बेदखल कर दिया जाता था अपने परिवार से भी, और उनके यहाँ तक कि अपने वैवाहिक संबंधों में भी वो शामिल नहीं किए जाते थे। ग्राम पंचायतों पर मुख्य रूप से उच्च वर्ग का प्रभुत्व था। यह वर्ग अपनी मनमर्जी के फैसले पंचायत के माध्यम से लागू करवाता था। सामान्य तौर पर निम्न वर्ग के लोग पंचायत की इस तरीके की कार्यवाही को झेल लेते थे, परंतु स्रोतों में विशेषकर महाराष्ट्र और राजस्थान से प्राप्त दस्तावेजों में इस तरीके के प्रमाण मिलते हैं कि निम्न वर्ग ने इसका विरोध किया है। वहाँ मतलब ऐसे दस्तावेज मिलते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान में कि वहाँ पर इस तरीके की पंचायत का विरोध किया गया। भारतीय ग्राम प्राचीन काल से छोटे गणराज्य के रूप में कार्य कर रहे थे। मुगल काल में इस व्यवस्था का थोड़ा बहुत बदलाव आना शुरू हो गया। इस काल से शहरीकरण का थोड़ा सा विकास हुआ, जिसके चलते गांव व शहर के बीच एक व्यापारिक रिश्ते बने। यानी कि वस्तुओं का विनिमय जब होने लगा, बजाय नगद धन का अधिक प्रयोग होने लगा, तो वहाँ पर जो है शहरीकरण का आरंभ हो गया। मुगल काल में कृषि संबंधों का अध्ययन करते हुए अभी तक हमने कृषि और गैर कृषक व ग्रामीण समुदायों के कुछ पक्षों का वर्णन किया है। इन संबंधों में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष का अध्ययन करना जरूरी है।
यह पक्ष जमींदार के नाम से जाना जाता है। यह कृषि व्यवस्था का केंद्र था, क्योंकि यह भूमि का मालिक था। उसे जमीन के बारे में सारे अधिकार प्राप्त होते थे। अर्थात वह जमीन को बेच सकता था या किसी को हस्तांतरित कर सकता था, यानी कि अपनी मर्जी से उसे जुताई के लिए दे सकता था। वह अपनी भूमि से एकत्रित करके राज्य को देता था। इस तरह वह वर्ग अपने से ऊपर नीचे वाले दोनों वर्गों का पर प्रभाव रखता था, यानी कि अपने नीचे जो किसान उसके कार्य नीचे काम कर रहे थे उन पर भी उसका दबदबा रहता था, और जिसको वो कर दे रहा है एकत्रित करके, उस पर भी अपना प्रभाव रखता था। जमींदार के संदर्भ में एक खास बात यह थी कि वह खेती की कमाई खाता था, लेकिन स्वयं खेती नहीं करता था, बल्कि वह अपने अधीन कृषकों व मजदूरों से कृषि करवाता था। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि 16वीं और 17वीं सदी में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो कृषि थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी उसकी। इस काल में ग्रामीण व्यवस्था कृषि व्यवस्था में कई तरीके के चेंजेस आए। ये बदलाव जो है आपस में जुड़े हुए थे। ग्रामीण व्यवस्था में जाति व्यवस्था प्रमुख थी। इसी के आधार पर सामाजिक ताना बना हुआ था। सामाजिक कृषक समुदाय इस व्यवस्था में शीर्ष पर था। उसकी जाति भी उच्च थी। निम्न जातियों के लोग भूमि के मालिक नहीं थे। वे या तो गैर कृषि कार्य करते थे या खेतीहर मजदूर थे। गैर कृषि कार्य यानी कि जो कपड़ा बनाने वाले लोग हो गए और लोहे का काम करने वाले लोग, जुलाहे हो गए, तो इस तरीके की, या कोई टोकरी बनाने, छोटे मोटे जो काम धंधे को करने वाले थे वो गैर कृषि कार्य कहलाते थे। और या फिर खेतीहर मजदूर यानी कि जो अपने पड़ोसी की ज़मीन पर कृषि करते थे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी वो खेतीहर मजदूर कहलाते थे। तो इस तरीके की क्रियाएं उस समय में होती थी और इस दौरान काफ़ी चेंजेस आए थे कृषि में। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू।